Hello and welcome to Synopsis. I am Krishna. This is lecture for the Hindu and Indian Express in 5 minutes. 5th to 8th ऑफ जनवरी 4 दिन के करंट अफेयर्स हम कवर करेंगे दोनों ही न्यूज़पेपर के लिए। जो भी कंटेंट है उसके लिए आप synopsisis.in की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो। दिस इज़ पार्ट ऑफ सिनॉप्सिस स्पेशल कोर्सेज। जो भी सिनॉप्सिस के कोर्सेज हैं वो यहाँ है एंड हिंदू पे जब आप जाओगे देन यू कैन फाइंड डेली डेट वाइज या फिर जो भी कंटेंट है एंड मंथली कंटेंट हेयर फुल करंट अफेयर्स ऑफ दिसंबर 2020। तो हिंदू में एक एडिटोरियल छपा है, हालांकि वो काम का तो नहीं है, लेकिन उसमें जिन फ़िलासफ़र की बात की गई है हेना एरेन की, तो आप एक कॉन्टेक्स्ट देखो। यूएस में इलेक्शन हुए, कल आपने देखा होगा कि जो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं अभी डोनाल्ड ट्रंप, तो उनकी जो एक सपोर्टर मॉब है उसने जाके कैपिटल पर यूएसए में हमला कर दिया। और इशू क्या आया कि पीसफुल एंड ऑर्डरली ट्रांसफ़र ऑफ पावर इन अ डेमोक्रेसी जो होनी चाहिए। जब यूएसए ये कहता है कि वी आर द ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, तो इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इंडिया में आप एक चीज़ देखते हो कि कोई भी पार्टी हो, जिस दिन वो इलेक्शन हार जाती है, भले ही छोटे मोटे आरोप लगा देते हैं कि ईवीएम हैक हुई या ये हुआ वो हुआ, मोरल हार हो गई, मोरल जीत हो गई, ये सब चीज़ें। लेकिन आपने एक चीज़ ऑब्जर्व की हो कि इंडिया में पीसफुल एंड ऑर्डरली ट्रांसफ़र ऑफ पावर दिखता है, तो ये यूएसए में नहीं है। तो इसको रिलेट किया है उन्होंने हेना एरेन से। तो क्या रिलेट किया वो तो पता नहीं, लेकिन मैं इनके बारे में बता देता हूँ। शी इज़ अ जर्मन बॉर्न अमेरिकन पॉलिटिकल थियोरिस्ट। इनको कहा जाता है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल थिंकर्स ऑफ 20th सेंचुरी में से एक हैं। शी है, ये याद रखना, ही नहीं है। ये एक ज्यूइश फैमिली में पैदा हुई थी, तो ऑब्वियस सी बात है ये जो टाइम है इनके पैदा होने के टाइम पर वहाँ पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर वाली सारी कंडीशंस चल रही थी, तो जो भी इश्यूज़ हुए वहाँ पर नाजिज़्म और ज्यूइश वाले, तो इनको भी झेलने पड़े। इन्होंने जो बुक लिखी काफ़ी सारे टॉपिक्स पर लिखी, लेकिन उसमें जो फेमस हुए द नेचर ऑफ पावर एंड इविल, डायरेक्ट डेमोक्रेसी, अथॉरिटी एंड टोटलिटेरियनिज्म। तो ये जो आर्टिकल है वो टोटलिटेरियनिज्म के ऊपर ही था, जो हिंदू का आर्टिकल है। इनकी जो बुक थी सबसे पहले, जिसके लिए सबसे ज़्यादा फेमस है, बुक का नाम है ओरिजिन्स ऑफ टोटलिटेरियनिज्म 1951। उनका पहला मेजर वर्क था। तो इसमें वो क्या डिस्क्राइब करते हैं कि जो नाजिज़्म है और स्टालिनिज़्म है, ठीक है, जिसके ऊपर आज की पूरी लेफ्टिस्ट पॉलिसी स्टालिन और मार्क्स, इनके ऊपर मेजर अगर आप देखो तो इन दो चीज़ों पर बेस्ड है। तो इन्होंने कहा कि वन ऑफ द मेजर टोटलिटेरियन पॉलिटिकल मूवमेंट थे फर्स्ट हाफ ऑफ 20th सेंचुरी के। तो व्हाट इज़ दिस टोटलिटेरियनिज्म, इसको देख लेते हैं, समझते हैं। दिस इज़ अ फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम जो कि प्रोहिबिट करती है कोई भी अपोजिशन पार्टी नहीं होगी। साथ में इंडिविजुअल स्टेट को अपोजिशन भी नहीं कर सकते हैं, साथ में इंडिविजुअल्स के कोई क्लेम्स भी नहीं है। मतलब ना कोई ह्यूमन राइट्स हैं, ना फंडामेंटल राइट्स हैं, ना ही फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। जो है वो स्टेट है, ठीक है। मैकियावेली भी यही चीज़ कहते हैं। तो व्हाट ही सेज, मैकियावेली वो कहते हैं कि स्टेट सब कुछ है, स्टेट अपनी सुरक्षा के लिए कुछ भी कर सकता है। जैसे अगर आप देखो गवर्नमेंट जॉब क्यों होती है, आप ये कहो आशा क्यों होती हैं, तो ऑल्दो दे आर नॉट गवर्नमेंट वर्कर्स, ये लोग गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ नहीं है, फिर भी स्टेट इन्हें उस जगह पे भेजता है जहाँ स्टेट की डायरेक्ट रीच नहीं होती। तो ऑब्वियस सी बात है, जो टोटलिटेरियनिज्म है वो ये क्या कहता है, ना तो अपोजिशन होगा, ना ही कोई इंडिविजुअल का अपोजिशन होगा, कोई स्टेट का कोई अपोजिशन नहीं। एक्सट्रीमली हाई डिग्री ऑफ कंट्रोल ओवर पब्लिक एंड प्राइवेट लाइफ, जैसे आज के टाइम में आपको कुछ बड़ी कम्युनिस्ट कंट्रीज़ में दिखता है। दिस इज़ मोस्ट एक्सट्रीम एंड कंप्लीट फॉर्म ऑफ ऑथोरिटेरियनिज्म। टोटलिटेरियन स्टेट में क्या होता है, पॉलिटिकल पावर ऑटोक्रेट्स रखते हैं, जिन्हें आप तानाशाह भी कहते हो, जहाँ पर ऑल इनकम्पासिंग कैंपेन्स दिखते हैं, स्टेट कंट्रोल्ड मास मीडिया जिनको ब्रॉडकास्ट किया करती है। तो ये पूरा इस आर्टिकल के बारे में, आर्टिकल में तो कचरा लिखा हुआ है, लेकिन जो ये न्यूज़ है ये मैंने आपको इंटरनेट से उठा के काम की चीज़ दे दी है। दिस इज़ द कैपिटल ऑफ यूएसए, और यहाँ पर लोगों ने मतलब ये सब चीज़ें, यू कांट इमेजिन कि यूएसए में ये चीज़ें हो सकती हैं। देन एक जो न्यूज़ आपने देखी हुई, कई बार होता है कि 18 दिन में पतले हो जाओ, ये खरीद लो वो खरीद लो, उसी तरह से गॉड का नाम लेकर कुछ आर्टिकल्स बेचते हैं कि हमारा ये वाला यंत्र ले लो आपको सिद्धि हो जाएगी। तो महाराष्ट्र की जो बॉम्बे हाई कोर्ट है, उन्होंने एक ऑर्डर दिया, वो पूरी कंट्री पे भी ऑब्वियसली चलेगा क्योंकि हाई कोर्ट का है। तो जब आप गॉड के नेम में एडवर्टीजमेंट करते हो तो दैट इज़ इलीगल। एडवर्टाइजमेंट ऑफ एनी आर्टिकल यूजिंग नेम ऑफ एनी गॉड, ना सिर्फ एक रिलीजन बल्कि कोई भी रिलीजन हो, हर रिलीजन्स में ये चीज़ें होती हैं, हर एक रिलीजन में।
ठीक है, कि उसकी सुपर नेचुरल क्वालिटीज़ हैं, ये ले लोगे तो आपको ये मिल जाएगा, ये ले लोगे तो आपको गॉड मिल जाएंगे, सिद्धि मिल जाएगी, अल्लाह मिल जाएंगे, नथिंग लाइक दैट, कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, आपको उल्टे सजा और हो जाएगी, महाराष्ट्र ब्लैक मैजिक एक्ट। इस चीज़ को प्रीलिम्स में तो ऑब्वियसली नहीं पूछेंगे। देन न्यूट्रिशन को लेके 3 कमेटीज़ हैं। अब ये नाम अगर आपको याद हो जाए तो ठीक है, अदरवाइज़ ये याद करो, राजीव कुमार कमेटी है, एक राम मोहन मिश्रा कमेटी है, एक वीके पॉल कमेटी है। आर्टिकल ये था कि ये जो कमेटीज़ हैं ये मिल ही नहीं पा रही हैं, इनको साल में ओनली 1 इन दिस ईयर, इनको एक साल में क्वार्टरली मिलना था, मतलब टोटल 12 मीटिंग होनी थी, सब मिलके एक बार मिले। तो ये नाम अगर आप रटना चाहो तो आपकी मर्ज़ी, रट लो, याद होती नहीं है, अननेसेसरी टाइम वेस्ट मत करना। देन अगली चीज़ है, पिछले साल जैसे हमने पीटी में भी पढ़ा था, सेम न्यूज़ है, एक एनजीओ है उसने ये कहा कि जो भी आपका ये राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 है, वो 4% मैंडेटरी रिजर्वेशन देता है सेक्शन 34 में पीडब्ल्यूडीज़ को, जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है। ठीक है, तो लास्ट ईयर 796 वैकेंसीज थी, तो उसका 4% होता 32, लेकिन यूपीएससी ने सिर्फ 24 वैकेंसीज उनको दी। तो ये एक बड़ा डिसीज़न है, हालांकि इसको केस में अभी तक कोई डिसीजन नहीं आया, लेकिन बड़ा मैटर है। इसमें 2-3 क्वेश्चंस और पूछे हैं कि अभी जैसे आपने देखा होगा 100 या 90 लोगों को वापस से यूपीएससी ने सेलेक्ट कर लिया, दूसरी लिस्ट निकाली फाइनल, तो आप किस रेशियो में मेंस के लिए क्वालिफाई करते हो लोगों को, किस रेशियो में आप इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई करते हो, लोगों के जीवन से खिलवाड़ कर रहे हो। आपने फाइनल रिजल्ट दे दिया, उसके बाद आपने +100 वैकेंसी और निकाल दी, इनको कह दिया कि ये है। अगर आप कहते हो मेंस में हम 1:3 ले रहे हैं या इंटरव्यू में क्या, तो आप कर क्या रहे हो। तो कोर्ट ने इस पर क्लैरिफिकेशन मांगा है। हालांकि ये सब चीज़ें राइट्स इश्यूज़ में या GS4 में या जो ट्रांसपेरेंसी है वहाँ पर लिख सकते हो, अदरवाइज़ तो बैठ के आपको टाइम वेस्ट करना हो तो ये चीज़ कर सकते हो। ये दिल्ली के पेज पर है, हाउ आर कैंडिडेट सेलेक्टेड फॉर यूपीएससी इंटरव्यू। तो या इन्होंने क्या कहा कि व्हेन योर वैकेंसीज फ्लक्चुएटिंग हाउ मेनी पीपल यू कॉल फॉर मेंस एंड इंटरव्यू, ये सब चीज़ें कही गई हैं। ठीक है, आपने विदाउट डिक्लेयरिंग द एक्चुअल वैकेंसीज, तो ये तो आर्बिट्रेरीनेस हो गई। ठीक है, तो फिर बस ये मुद्दा चलेगा और क्या। देन एक छोटी सी न्यूज़ है कि ऑटोनोमस स्टेट विद इन असम, इसकी डिमांड की लोगों ने। तो व्हाट इज दिस, ऑटोनोमस स्टेट इन असम के लिए ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बनाया गया था, 22nd अमेंडमेंट 1969, आर्टिकल 244A लेके आए थे। तो इसने क्या कहा था, पार्लियामेंट एक लॉ बना सकते हैं ताकि असम के अंदर ऑटोनोमस स्टेट्स बना सकें जिनमें लेजिस्लेचर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या दोनों हो सकती हैं। उनको पावर्स जो मिलेंगी वो लॉ से पार्लियामेंट दे देगी, समझे। मतलब स्टेट के अंदर एक ऑटोनोमस स्टेट जिसको आपने पूरी फुल फ्लेज लेजिस्लेचर या फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्रिमंडल, पूरी लेजिस्लेचर मतलब होता है स्टेट गवर्नमेंट टाइप, वो दे दी। ठीक है, तो ये सुप्रा स्टेट का कॉन्सेप्ट है, सब नेशनलिज्म, वो ये सब कॉन्सेप्ट वहीं से आता है। डिमांड फॉर न्यू स्टेट्स, वहाँ पर आप ये केस स्टडीज में लिख सकते हो। अगेन ये प्रीलिम्स के लिए नॉट इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर 3 हिल डिस्ट्रिक्ट हैं, याद करना चाहो तो याद कर सकते हो। 3 हिल डिस्ट्रिक्ट, करबी एंगलोंग, वेस्ट करबी एंगलोंग एंड डिमा हसाओ। 1980 से मांग रहे हैं और करंटली यहाँ पर सिर्फ 2 ही ऑटोनोमस स्टेट हैं, लोग कह रहे हैं 3 दे दो। ठीक है, ये सब कंट्रोवर्सीज प्रीलिम्स के लिए कभी इंपॉर्टेंट नहीं होती हैं। देन लद्दाख इश्यूज़ को लेकर एक ये बनी है कमेटी टू लुक इनटू लद्दाख इश्यूज़। तो कमेटी का नाम है जी कृष्ण रेड्डी कमेटी। तो ये सॉल्यूशन निकालेंगे लद्दाख, क्योंकि एक स्पेशल टेरिटरी है लद्दाख का। अगर आप मैप देखो तो J&K कुछ ऐसा मैप बनता है, तो ये वाला एरिया लद्दाख है कुछ। तो एक तो ये स्पेशल, एक चाइना है यहाँ पर। ठीक है, ये दुनिया का, इंडिया का सबसे हाई प्लेटू है। ठीक है, अगर आपको पता हो लद्दाख रीजन में कौन सा प्लेन है और कौन सा प्लेटू है, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो इन्होंने, ये कमेटी क्या करेगी कि अप्रोप्रिएट सॉल्यूशन बताएगी लद्दाख की लैंग्वेज, कल्चर और कंजर्वेशन ऑफ लैंड को लेकर, लोकल्स का पार्टिसिपेशन क्या होगा डेवलपमेंट में, इन सब चीज़ों को लेकर बनाएगा। अब ये लद्दाख आपका J&K का पार्ट नहीं, अलग से यूटी है, आपको पता होना चाहिए। देन हाई कोर्ट ने, एक ट्रांसजेंडर ने कहा कि जब मैं पंचायत पोल में कॉन्टेस्ट करूंगा या करूंगी तो फिर मैं वुमेन कैटेगरी चूज़ करूंगी या करूंगा। ठीक है, तो नालसा का केस हमने कुछ दिन पहले देखा था। फिर उसके बाद ये 2019 में एक्ट बना, ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट। ये क्या करता है, परमिट करता है ट्रांसजेंडर को कि आप राइट टू सेल्फ परसीव्ड जेंडर आइडेंटिटी, आप खुद को मेल बताना चाहो या खुद को फीमेल बताना चाहो। क्योंकि ये जो पंचायत इलेक्शन है यहाँ सिर्फ 2 ही चीज़ें थी, मेल और फीमेल। ठीक, नालसा केस में जैसे हमने देखा था, नालसा केस में हमने क्या कहा था कि ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में, वर्ड याद रखना, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में 3 कैटेगरीज आनी है, मेल, फीमेल एंड ट्रांसजेंडर।
और आज तक वो चीज़ नहीं हो पाई। उस दिन भी मैंने आपको कहा था कि ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में चीज़ें अलग हैं, लेकिन रियल में चीज़ें बहुत अलग होती हैं। जो आप वे फॉरवर्ड यूपीएससी में लिखते हो, मेंस में लिखते हो, सब झूठ है। इंटरव्यू में जो आप बोलते हो सब झूठ है। अभी मैं आपको कहूँ एक बैकवर्ड एरिया में भेज दूँ इंडिया के, तो आप सबसे पहले शादी करके कहोगे कि भैया दिल्ली भेज दो। तो ये सब इसको अपने बस यूपीएससी प्रिपरेशन तक रखना, इसके बियॉन्ड इसके फालतू में वो नशे मत करना गांजा फूक के कि भैया मैं डेवलपमेंट कर दूंगा इंडिया का या कर दूंगी। तो ट्रांसजेंडर वुमेन कैटेगरी से कॉन्टेस्ट कर सकता है, बॉम्बे हाई कोर्ट ने अलाउ कर दिया, क्योंकि उनको राइट टू सेल्फ परसीव्ड जेंडर आइडेंटिटी है, राइट। देन कोलाम या मुग्गू, ये आर्ट एंड कल्चर टाइप पेज पे है, जो आप कभी पढ़ते लिखते हो नहीं, छोड़ देते हो कि ये तो टॉपर्स ने बताया नहीं। तो ये इस टाइप की कोलाम या मुग्गू रंगोलियाँ बहुत सारी रटनी होती हैं। तो साउथ इंडिया में ड्राइंग है, राइस, आटा, चावल, दाल, जो भी आपको देना है, दही, दूध, जो भी लगाना है वो लगा दो। और जो फीमेल हिंदू फैमिली मेम्बर है अपने घर के बाहर बनाती है। मेन चीज़ क्या है कि ये रंगोली है और कुछ नहीं। अब टेस्ट सीरीज़ में बैठ के सारे स्टेट की रंगोलियाँ मत रटने बैठ जाना। ये टेस्ट सीरीज़ में हर साल एक क्वेश्चन होता है, मैंने देखा हर कोचिंग की, सिनॉप्सिस में तो नहीं था। ये एरिया है कोरियंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आंध्र प्रदेश में। देखो जो आर्टिकल है ना, ये वाटर बर्ड सेंसस पर है, तो ये हर साल होती रहती है, इसको पीटी में कवर करेंगे डिटेल में। तो कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्यों इंपॉर्टेंट है? कोरिंगा सेकंड लार्जेस्ट मैंग्रोव यहाँ पर मिलते हैं इंडिया के। यहाँ पर जो कुछ इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेशन है, वाइट बैक्ड वल्चर एंड लॉन्ग बिल्ड वल्चर, ये क्रिटिकल इंडेंजर्ड हैं, ये मिलते हैं। होप आइलैंड और ये क्या है, स्क्रामेंटो आइलैंड, ये यहाँ पर है, क्योंकि यहाँ पर ऑलिव रिडली टर्टल मिलते हैं इंडेंजर्ड। यूपीएससी में अगर आप पूछो कि दो चीज़ें बचा लो, तो पिग्मी हॉग और ऑलिव रिडली टर्टल को बचा लेंगे, बाकी वो दुनिया के सारे इंसानों को मार देंगे, ठीक। देन इंडियन पंगोलिन, ये है, ये चींटी खाता है। पंगोलिन को हिंदी में चींटी खोर कहते हैं। तो इसके लिए आंट ईटर्स हैं, इंडेंजर्ड मैमल्स हैं, याद रखना। ये मैमल्स मतलब जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, राइट। तो दिस इज़ पंगोलिन। देन ईरान की यूरेनियम इनरिचमेंट फैसिलिटी, फोर्डो न्यूक्लियर फैसिलिटी है। इनरिचमेंट पढ़ाना इस लेक्चर का काम नहीं है, आपको पता होना चाहिए। नहीं पता तो साइंस टेक के लेक्चर में सिनॉप्सिस साइंस का यूट्यूब चैनल पर सर्च कर लो, मिल जाएगा, ठीक है। पूरा बम बनाना सिखा दिया, बना लो घर घर। देन 2015 की न्यूक्लियर डील ब्रीच कर दी, क्योंकि डील ने ये कहा था कि आप ये इस लेवल तक का इनरिचमेंट नहीं कर पाओगे। इसी बेसिकली होता है क्या, जितना हाई इनरिचमेंट करोगे तो आप बम उतने ईजिली बना सकते हो, ठीक। तो 2015 की जो न्यूक्लियर डील थी, जिसे P5+1 भी कहते हैं, तो वो उससे पहले तो P5 में से एक यूएसए ट्रम्प अंकल बाहर हो गए, तो अब वो उसका कोई मतलब तो बचा नहीं था। ईरान पर फिर बहुत सारे सैंक्शंस लग गए, तो उन्होंने कहा फिर सैंक्शंस ही लग गए तो फिर हम बम ही बना ले बैठ के, तो JCPOA कहते हैं, ठीक। देन एवियन इन्फ्लुएंजा, आप देख रहे हो कि अभी वापस से फैलने लगा, एवियन फ्लू भी कहते हैं, बर्ड फ्लू भी कहते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ अ वैरायटी ऑफ इन्फ्लुएंजा बाई वायरस करते हैं, ऐसे वायरस जो बर्ड्स में एडेप्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो जब भी हम एवियन इन्फ्लुएंजा की बात करते हैं, तो ये इन्फ्लुएंजा ए वायरस, मोस्टली हम जब इन्फ्लुएंजा ए वायरस कहें या एवियन इन्फ्लुएंजा कहें, उसका मतलब यही है। इसमें जो सबसे ज़्यादा रिस्क वाले टाइप होते हैं, दैट इज़ हाईली पैथोजेनिक एवियन इन्फ्लुएंजा HPAI, ठीक है। अब जैसे बर्ड फ्लू है, ऐसे स्वाइन फ्लू है, ऐसे डॉग फ्लू, हॉर्स फ्लू है, ह्यूमन फ्लू है। ह्यूमन फ्लू जैसे अभी आप देख रहे हो, कॉमन कफ एंड कोल्ड, नाम सुना ही होगा पिछले 1 साल से, ठीक। तो वो सारे फ्लू है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, इन्फ्लुएंजा वायरस की स्ट्रेन्स होते हैं, वो स्पेसिफिक होस्ट को जो अडॉप्ट करते हैं। जो बर्ड पे जाके चिपक गया उसे बर्ड फ्लू कहेंगे, जो सुअर पे जाके चिपक गया उसे स्वाइन फ्लू, जो कुत्ते पे जाके चिपक गया उसे डॉग फ्लू, ठीक। तो इसमें क्या होता है, 3 मेन टाइप के इन्फ्लुएंजा वायरस हैं, A, B and C। तो इन्फ्लुएंजा ए क्या करता है, जूनोटिक मतलब जो एनिमल से हम में इंसानों में आती है, ठीक। तो जूनोटिक इन्फेक्शन नेचुरल रिजर्वॉयर ऑलमोस्ट एंटायरली इन बर्ड होता है इन्फ्लुएंजा ए। आई थिंक ये सेम लाइन ही है, ठीक। अब इसमें 1-2 चीज़ें हैं, आपने जब ये कुछ ऐसे टर्म सुने होंगे, H5N1, HXNY, इस टाइप की चीज़ें, ठीक है। तो H5 और ये H और N क्या होते हैं, ये हिंदू का वो है स्क्रीनशॉट, तो आप इसे याद कर सकते हो। H का मतलब होता है हेमाग्लूटिनिन और N का मतलब होता है न्यूरामिनिडेज, तो ये याद करो, ठीक है। वायरस को आप डिवाइड करते हो सब टाइप में इन 2 प्रोटीन के बेस पर, H और N के ऊपर, ठीक है। अब H के 18 सब टाइप है, ठीक है, और N के 11 सब टाइप है। अब बैठ के कॉम्बिनेशन बना लो इनके, ठीक है। आप बना सकते हो H1N9 ऐसे बना सकते हो, ठीक है। H9N2 इस तरह का बना सकते हो। तो क्या है, सपोज जैसे H9N2 है, उसका मतलब उसमें H7N2 है, उसका मतलब HA7 है, और N2 मतलब जो N है वो Na2 है। HXNY का अगर आप मतलब देखो यहाँ पर, लाइक दिस वन, ठीक है। तो HXNY में
एक्स है, एक्स मतलब नंबर है 1 2 3 4 5 6 8 9 और एन का मतलब Na 9, Na और Ha की फुल फॉर्म ये है। इस तरह से बनते हैं। अब एक चीज़ जो आप और याद कर सकते हो कि जितने भी नोन ऑफ सब टाइप्स ऑफ इन्फ्लुएंजा ए हैं, ए की बात कर रहा हूँ मैं, वो सारे बर्ड्स को अफेक्ट कर सकते हैं एक्सेप्ट दो चीज़, एक H17 N10 एंड H18 N11। तो ये चीज़ याद कर लेना, जो ये दो चीज़ें सिर्फ और सिर्फ बैट्स में मिलती है, तो बैट्स तो मत ही खाना। देन एक न्यूज़ है, आई डोंट थिंक इट इज़ इम्पॉर्टेंट और वॉट, बट ठीक है बता देता हूँ आपको। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि एक लॉ है कि जिसमें ये बताया जाता है कि सपोज़ अथॉरिटीज़ को ये डाउट भी हो गया, शक हो गया कि एनिमल्स को या कैटल को क्रूअल ट्रीटमेंट के लिए रखा जा रहा है, ठीक है, तो उनको सीज़ कर सकते हैं कैटल को, इवन बिफोर दे आर फाउंड गिल्टी ऑफ क्रूअल्टी टुवर्ड्स दैम। मतलब पता भी नहीं है कि आपने उनको, उनके ऊपर आपने कुछ ऐसे क्रूअल्टी की या नहीं की। मतलब सपोज़ आपने कोई एक जानवर पाला हुआ है और किसी ने जाके शिकायत कर दी वो तो जानवर को बहुत सता रहा है, तो आपके जानवर को सीज़ कर लेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये सब हटाओ, ये जो चीज़ थी ये प्रिवेंशन ऑफ क्रूअल्टी ऑफ एनिमल्स इस एक्ट में आई थी, और ये एक्ट 1960 का एक्ट है। इसमें ये है कि मजिस्ट्रेट सीजर कर सकता है, कन्फिस्केट कर सकता है। तो ये चीज़ मतलब चलती रहती है, ना ये प्री में पूछेगा ना मेंस में पूछेगा। इसमें बस आप ये याद कर सकते हो कि ये इधर है और इसके रूल्स 2017 के हैं, राइट। देन इसके बाद रेगुलेशन एस और रेग एस, ये क्या होते हैं? ये बॉन्ड या स्टॉक हैं जो आपके यूएसए में ऑफ़र नहीं किया जा सकते, ना तो वहाँ पे ऑफ़र किए जाएंगे, ना बेचे जाएंगे, ना डिलीवर किए जाएंगे, ठीक। ये क्या है, अगर आपको रेगुलेशन एस या रेग एस बॉन्ड ख़रीदने हैं तो आपको यूएसए के बाहर आपको ये सब चीज़ें करनी पड़ेंगी, ठीक है। और आपको ज़रूरी नहीं कि एक कंपनी हो यूएसए में आपको रेग एस बॉन्ड चलाने के लिए। और जो ये रेगुलेशन एस या रेग एस हैं, ये इक्विटी और डेट दोनों इंस्ट्रूमेंट्स हो सकते हैं, ठीक है। मतलब शेयर की तरह भी ले सकते हो, लोन की तरह भी ले सकते हो। देन इसके बाद दो न्यूज़ हैं, एक आर्टिकल ये वाला है, दो न्यूज़ है इंपॉर्टेंट, तो ठीक है रटना हो तो रट लो। PIDF पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, तो RBI की स्कीम है। ये क्या करेगा? सब्सिडाइज़ करेगा किसको? पेमेंट एक्सेप्टेंस इंफ्रा को, Tier 3 to Tier 6 सेंटर में। Tier 1 2 3 4 5 6 ये सिटीज़ का क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन पॉपुलेशन। मेंस में पूछा जा चुका है UPSC में ये, ठीक है। तो ये सब चीज़ें ह्यूमन ज्योग्राफी जब आप पढ़ते हो वहाँ ध्यान रखना। और नॉर्थ ईस्ट स्टेट में स्पेशल फोकस रहेगा, तो ठीक है। PDIF क्यों है, PIDF क्यों है? इन दो चीज़ों के लिए बस। देन इसी तरह LEI है, लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर, 20 डिजिट यूनिक कोड है, ठीक। तो ये क्या करोगे आप, इसका यूज़ कब करोगे? जब आप फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करोगे वर्ल्ड वाइड, स्पेशली जब आपको 50 करोड़ से बड़ी ट्रांजेक्शन करनी है तो आपको एक LEI लेना पड़ेगा। तो बैंक एडवाइस करेंगे अपने लार्ज कॉर्पोरेट बोरोवर्स को कि अगर आप 50 करोड़ से बड़ा ट्रांजेक्शन कर रहे हो तो फिर आपको LEI, लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर, एक यूनिक कोड लेना पड़ेगा, ठीक। तो थैंक यू फॉर योर टाइम। जो भी ऑफलाइन बैचेज़ है नियर करोलबाग मेट्रो वहाँ पर स्टार्ट होने वाले, एड्रेस के लिए आप सिनॉप्सिस आईएएस की वेबसाइट पर देख सकते हो। ऑफलाइन इनरोलमेंट्स आर ऑन और क्लासेज आर एक्सपेक्टेड टू स्टार्ट सून। कुछ दिन थोड़ा सा हिंदू दो तीन दिन क्लब करके आता रहेगा क्योंकि अभी मेंस है, उसका भी कुछ डिस्कशन सेशन रहेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट एवरीथिंग इज़ फाइन। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, और जो भी आपको कंटेंट है या फिर क्लासेस है उसके लिए आप synopsisias.in पर विजिट कर सकते हो। दिस इज़ द न्यू एड्रेस ऑफ Synopsis IAS। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे। आई थिंक ये एड्रेस आपका जाना पहचाना होना चाहिए।